नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर डेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी सेट के हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सेट के जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अनुरोध है, और वो है कि आप सभी अपनी छत पर या अपने घर के बाहर गेट पर इस प्रकार से कोई प्याला हो, मिट्टी का प्याला हो या कोई बर्तन हो, उसमें पशु पक्षियों के लिए या फिर आप जो जानवर हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए जो है थोड़ा सा पानी जो है अवश्य रखें। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी अभी स्टार्ट हो गई है और आगे तो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो सभी जो भी जो है वो आपके जानने वाले हैं, उनको भी ये चीज़ ज़रूर कहें, ताकि आपके ही कारण हो सकता हो दो चार लोग और उनमें बदलाव हुआ है और वो भी जो है वो रखें। तो बस छोटा सा अनुरोध है, इतना सा आप काम अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न एक 51 की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के पहले वायसराय जो है वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर राजगोपालचार्य। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग जो है वो सही होगा। भारत का पहला वायसराय कौन कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। जन्म इनका कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1812 को। कहाँ हुआ था? तो लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म जो है वो हुआ था। और 1857 के बाद भारत के गवर्नर जनरल जो है ये रहे थे। तो इतना सा आप याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो भारतीय दंड संहिता है 1860, उसका निर्माण किसके काल में हुआ था? तो इन्हीं के काल में हुआ था। भारतीय दंड संहिता को इंग्लिश में हम कहते हैं आईपीसी की धारा, कहते हैं ना, इंडियन पैनल कोड। तो वो जो भारतीय दंड संहिता है, उसका निर्माण भी लॉर्ड कैनिंग जो है इनके टाइम में हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 52 कि सार्क का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? लंदन, जेनेवा, काठमांडू या फिर मनीला। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो काठमांडू जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में जो है इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। तारीख कितनी थी? तो 8 दिसंबर की जो है वो तारीख थी। और वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें को टोटल कितने देश आते हैं? तो और अगर बात करें कहाँ पर स्थापना इसकी हुई थी, तो ढाका में जो है इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। अब बात करते हैं टोटल देश की। तो देखिए, स्टार्टिंग में इसमें 7 देश थे, पर वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें 8 देश हैं, 8 कंट्री हैं। उनके नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि आपका इनमें से कौन सा जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें देश की कौन सा है, तो आपका सबसे पहला देश हो जाएगा अफगानिस्तान। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें बांग्लादेश। तीसरा हो जाएगा आपका भूटान। चौथा हो जाएगा आपका भारत। पांचवा हो जाएगा आपका मालदीवास। छठा हो जाएगा आपका नेपाल। सातवां हो जाएगा आपका पाकिस्तान। और आठवां हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो इतने आपके टोटल जो है इसमें सार्क में कंट्री जो है वो आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आ सकता है, वो है सार्क की जो है वो फुल फॉर्म। तो क्या है सार्क की फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये जो है वो सार्क की जो है वो फुल फॉर्म है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 53। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सही होगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और 1936 की अगर बात करें तो इसका नाम क्या था? पहले हेली नाम था। हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो था, इसके नाम से इसे बनाया गया था 1936 में, जिसे अब जाना जाता है किस नाम से? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 54 की तरफ। कौन सा इनमें से जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। तो अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक, काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला ही अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर महाराष्ट्र दे रखा है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र में आपका नहीं है। ये आपका जो है वो दिल्ली में जो है वो स्थित है। तो इसकी स्थिति आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। 100 एकड़ में जो है वो फैला हुआ है। और बाकी जो यहाँ पर नाम देख रहे हैं इनको भी याद रखिएगा। जैसे बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है,
और काली घाट मंदिर जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी सब आपसे पूछे जा सकते हैं। 55 प्रश्न आपका कह रहा है कि आटाकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका दक्षिणी अमेरिका जो है ऑप्शन सही होगा। आटाकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में जो है वो स्थित है। और नासा ने ये भी इसमें अनाउंस किया था कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है उसके रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 56 प्रश्न कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो है वो कब जो है वो की गई थी? 1981 में की गई थी, या फिर 1872 में, या 1881 में, या फिर 1972 में? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, अगर प्रश्न के ऑप्शन में संपूर्ण वर्ड लगा हो, तब आपको यहाँ पर क्या करना है? 1881 ऑप्शन के साथ, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। पर अगर प्रश्न में इस प्रकार से कहा जाए कि पहली जनगणना जो है आपकी कब हुई थी, तब आपका ऑप्शन 1872 होगा, क्योंकि जो आपकी 1881 में शुरू की गई थी, तब से हर 10 वर्ष बाद जनगणना का प्रावधान शुरू किया गया था। पर भारत में पहली बार जो जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो जो है उनके शासनकाल में जो है वो हुई थी। लॉर्ड मेयो इनका नाम पूछा जाता है, तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। इनके कार्यकाल में जो है वो शुरू हुई थी। और आजादी के बाद की अगर बात करें तो 1949 में जनगणना अधिनियम बना था, और उसके बाद 1951 में पहली जनगणना आजादी के बाद हुई थी। अधिनियम था 1949 का, पर जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1951 में स्टार्ट हुई थी। तो इन दोनों सन को भी अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। और अंतिम जनगणना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 2011 में जनगणना, जो कि अब तक की कौन सी जनगणना है, कौन से नंबर की जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है। और 2011 के बाद से अभी तक नहीं हुई है, हालांकि 10 साल बाद होती है, पर कोविड के कारण जो है वो नहीं हो सकी थी, तो इस प्रकार से आंकड़े भी नहीं आ पाए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 57 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो आपका मराठा और किसके बीच जो है वो लड़ा गया था? अकबर के बीच लड़ा गया था, बाबर के बीच लड़ा गया था, बैरम खान के बीच लड़ा गया था, या अहमद शाह अब्दाली जो है उनके बीच में लड़ा गया था? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो है वो सही होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है वो लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, सन क्या था उसका? तो 1761 जो है उसका सन था। तारीख क्या थी? तो 14 जनवरी की जो है वो तारीख थी। तो 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। और इसमें मराठों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने जो है वो किया था मराठों का नेतृत्व। जीत किसकी हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली जो है ये विजयी रहा था। अंत में इसकी जीत जो है वो हुई थी। और अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अहमद शाह का साथ दिया था। ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो बनता है। तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने किसका साथ दिया था? दिया था साथ अहमद शाह का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 58 कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, सूरत अधिवेशन में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, या फिर लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, या फिर बेलगांव अधिवेशन में हुआ था? कौन सा इनमें से सही होगा? कौन सा अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ था? आंसर की बात करते हैं तो वो अधिवेशन था आपका लखनऊ अधिवेशन। ये अधिवेशन हुआ कब था? तो 1916 में हुआ था। तारीख 29 दिसंबर की थी। और ये जो समझौता था इसके प्रमुख सूत्रधार में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। और ये जो अधिवेशन है इसको हिंदू मुस्लिम समझौता के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और आपको याद रखना है लखनऊ अधिवेशन का समय और किसके किसके बीच हुआ था ये। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपने हाल ही में जो यूपी टेट हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन देखा था। 59 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है? 20, 75, 18, 403? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 18 जो है वो सही होगा। टोटल 18 संभागों में जो है विभाजित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के एक मंडल में कम से कम जो है आपके 3 जिले और ज्यादा से ज्यादा 6 जिले जो है इनको जो है वो शामिल किया गया है। और यूपी में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो आपका लखनऊ सबसे बड़ा मंडल है। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो सहारनपुर सबसे छोटा मंडल है।
इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो लखनऊ मंडल है। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो सहारनपुर मंडल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणुओं की वजह से जो है वो आपका नहीं होता है। यहाँ पर कह रहा है नहीं होता है, तो बताइए काली खांसी, चेचक, टाइफाइड, हैजा, कौन सा ऐसा है जो कि आपका जीवाणुओं से जो है वो नहीं होता है। तो जीवाणुओं से नहीं होगा तो विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें से किसी से जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चेचक जो है वो सही होगा। चेचक आपका जो है वो जीवाणु से जो है वो नहीं होता है, चेचक आपका विषाणु जनित रोग में आता है। तो आपका ये ऑप्शन बी वाला जो है वो सही होगा, जो कि विषाणु जनित जो है वो रोग है। तो आपका ऑप्शन चेचक यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है तंबाकू शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। कटक में है, शिमला में है, देहरादून में है, राजमुंदरी में है, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर जो है वो स्थित, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो जो तंबाकू खाता है वो अपने आप को क्या समझता है, राजा समझता है। तो राजा से राजमुंदरी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर कृषि जो विश्वविद्यालय उसकी भी बनने की बात की गई थी थोड़े दिन समय पहले। 62 प्रश्न है, भारत को कितने देशों की जो सीमा है वो स्पर्श करती है, 9, 8, 7 या 6, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। भारत को कितने देशों की सीमा जो है वो स्पर्श करती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल 7 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने आपको काफी बार बताई भी है। बचपन में एमबीए किया, तो बचपन में जो है बांग्लादेश, बी से बचपन से जो बी है उससे बांग्लादेश हो जाएगा। फिर बचपन में जो चा है उससे आपका चाइना हो जाएगा। बचपन का जो पा है उससे पाकिस्तान हो जाएगा। और बचपन का जो ना है उससे नेपाल हो जाएगा। और एमबीए में जो एम है उससे आपका म्यांमार हो जाएगा। एमबीए में जो बी है उससे भूटान हो जाएगा। और एमबीए में जो ए है उससे अफगानिस्तान हो जाएगा। इसमें जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। इसमें सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो आपकी सबसे लास्ट में जो आता है अफगानिस्तान, इसके साथ जो है वो लगती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसी क्रम से ही इनका जो एरिया है वो आपका जो है वो सीमा जो है वो लगती है। अगला देखते हैं 63 प्रश्न कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब जो है वो चुना गया। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जो है वो कब चुना गया था, तो वो आपका सन था 1892 का। तो 1892 में जो है उदारवादी दल के लिए जो है इन्हें चुना गया था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1825 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में जो है वो जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तकें हैं, फेमस पुस्तकें हैं, उनमें कौन कौन सी हैं, तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी सबसे ज्यादा जो है वो फेमस पुस्तक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। इस चीज को रट के रखिएगा। और एक चीज और कि इन्हें किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या अटलांटिक, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। ये पूरा हम आपको एक एक महाद्वीप के बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो इस तरीके के सरल से क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। दूसरे पे आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका आता है, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका आता है, फिर आपका अंटार्कटिका आता है, फिर आपका यूरोप आता है, लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये जरूर आपको रटा होना चाहिए। 65 प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 10वीं अनुसूची जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। 10वीं अनुसूची, दा से 10वीं है, दा से दल बदल है, तो ये दा से आप इस वर्ड को जोड़ सकते हैं, पूछा बहुत जाता है, इसलिए इस प्रकार से जोड़कर आपको याद रखना है। एक चीज और, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा इसे दल बदल कानून को पारित किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन था। समय क्या था, 1982 का था, जिसके तहत दल बदल कानून को संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। और क्या था इसमें, क्या प्रावधान किया गया था, तो इसके तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य अपनी इच्छा से किसी राजनीतिक जो दल है उसकी सदस्यता जो है वो
छोड़ देता है तो इसमें अयोग्य घोषित करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास ही होती है। ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में। अगर बात करें जिसको बहुत ही साधारण से तरीके से, तो दल बदल ऐसा था कि पहले एक टाइम ऐसा आया था कि एक ही समय में, एक ही 2 दिन के अंतर्गत ही एक पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत सी पार्टियां बार बार बदली कि इधर से आप कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, या मतलब पहले तो पार्टी अलग अलग हुआ करती थी, तो उसमें तो उस पर रोक लगाने के लिए दल बदल कानून जो है वो लाया गया था। तो इस चीज को यहाँ पर आप इतना सा समझ के रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ग्रैमी पुरस्कार को, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को, नोबेल पुरस्कार को, भारत रत्न को। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो ये आपका जो मैग्सेसे हैं, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? 7वें राष्ट्रपति थे। कहां के थे? फिलीपींस के थे। तो 7वें राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में आप कह सकते हैं दिया जाता है। बस इतना सा आप याद रखिएगा। और पहली बार ये पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे रैमन मैग्सेसे? तो विनोबा भावे जो है वो थे। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। विनोबा भावे जो है ये पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। और बात करें अगर वर्तमान के अवार्ड की, तो उसमें काफी लिस्ट लंबी है, तो उसको हम ना बताकर इसी पुरस्कार के बारे में एक दो पॉइंट और बता देते हैं। तो एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो 1957 से जो है इसकी शुरुआत हुई है। एशिया का तो सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार, यानी एशिया का नोबेल पुरस्कार तो कहा ही जाता है, और एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और बात करें कि इसमें क्षेत्र टोटल कितने आए, तो टोटल 6 क्षेत्र जो है उनमें पुरस्कार दिया जाता है। अलग अलग जो है वो क्षेत्र हैं। इतनी चीजें काफी होंगी। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ है? लखनऊ में है, कानपुर में है, आजमगढ़ में है, इटावा में है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी जो है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका इटावा में जो है वो आता है। लॉयन सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है। इतना सा याद रखिएगा, बस इतना काफी होगा। 68 प्रश्न आपका मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की कौन सी परत में होती हैं? बहुत बारी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो क्षोभ मंडल आपका जो है वो सही होगा। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में जो है वो होती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 69 की भू अटल योजना हाल ही में सुर्खियों में हो रही, इसका शुभारंभ जो है वो कब किया गया था? 10 जनवरी 2020 को, 25 दिसंबर 2019 को, 26 जनवरी 2020 को, 31 अक्टूबर 2019 को। तो अटल भू जल योजना आपसे पूछी गई है। थोड़ा सा प्रश्न पुराना है पर पता होना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण आपका ये करंट अफेयर में आती है। आंसर की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 2019 को जो है इसका शुभारंभ जो है वो किया गया था। इसके तहत जो गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, एमपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है, इन सभी राज्यों को शामिल किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 70 कि भारत और चाइना को कौन सी रेखा अलग करती है? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या 17वीं समानांतर रेखा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका मैकमोहन रेखा जो है आपका सही होगा। भारत और चाइना को मैकमोहन रेखा अलग करती है, और इसे जो है 1914 में जो है वो सर हेनरी मैकमोहन जो है इनके द्वारा जो है वो निर्धारित किया गया था। तो नाम आप जो है वो याद रखिएगा, सर हेनरी मैकमोहन। और जो रेडक्लिफ रेखा है उसकी अगर बात करें तो ये आपका रेड खतरा साइन है, तो भारत और पाकिस्तान जो है उससे आप जोड़ सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को जो है ये अलग करती है। और सर सिरिल रेडक्लिफ जो है उनके द्वारा इसका निर्धारण 1947 में जो है वो किया गया था। फिर डूरंड रेखा की बात करें तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को जो है वो अलग करती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और 17वीं समानांतर रेखा जो है ये आपका उत्तरी और दक्षिणी जो वियतनाम है उसके बीच में जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है उसके तहत दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, नहीं तीसरी नहीं, पांचवी और छठी, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है आपका सही होगा। गरीबी हटाओ का नारा जो है इसमें दिया गया था, और 1979 जो है इसके आम चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो दिया गया था। अगला देखते हैं 72 प्रश्न, यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? CHSO4 ब्रैकेट में बी,
NH2 का होल ट्वाइस CO, C2H6O4 और D और C2H2O, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो NH2 का होल ट्वाइस CO ये आपका होता है। यूरिया आपका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, सफेद रवेदार होता है और ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जल में जो है ये विलय होता है, अति विलय आप कह सकते हैं होता है। यूरिया का ये जो प्रयोग होता है वो यूज किया जाता है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। बड़े पैमाने में यूरिया का उत्पादन जो है वो कैसे होता है? तो द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड इनको आपस में रिएक्शन कराई जाती है, उससे होता है। बाकी इसकी रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है एकमात्र, यहाँ पर का लिखा हुआ है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी वो कौन सा था? कानपुर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन। ये अधिवेशन ही लिखा हुआ है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो बेलगांव अधिवेशन आपका सही होगा। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी जो है उनके द्वारा की गई थी। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 40वां अधिवेशन था। कब हुआ था? तो 1924 में जो है हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1885 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है उनके द्वारा की गई थी। तो सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम छपी होनी चाहिए। 74 प्रश्न कह रहा है भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना परसेंट राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसमें आता है? 2.7%, 3.7%, 1.7% या 10.7%, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भारत में कुल सड़कों की लंबाई का 1.7% जो है ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है। और इसमें कुल आवागमन का लगभग 40% जो आवागमन है वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनके द्वारा जो है वो होता है। यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो 75 प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ए ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन है श्रीमती मीरा कुमार, सी ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी और डी ऑप्शन है श्रीमती सुषमा स्वराज। तो इन चारों में बताइए कौन सा सही होगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट के लिए और अन्य अपडेट के लिए सारी चीजें अपडेट हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो वहां से जुड़ सकते हैं बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका श्रीमती मीरा कुमार जो है आपका सही होगा। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती मीरा कुमार थी। कांग्रेस की प्रमुख नेता थी। 15वीं लोकसभा जो है इसमें बिहार के सासाराम में जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व जो है इसका किया था। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि छत्रसाल दशक इनमें से किस कवि की रचना है? ए ऑप्शन है भूषण, बी ऑप्शन है केशवदास, सी ऑप्शन है रहीम और डी ऑप्शन है घनानंद। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा अपना आंसर तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।